अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, इस क्लास में हम इंशाअल्लाह रिपोर्ट और फाइनल मैटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें रिपोर्ट और फाइनल मैटर से रिलेटेड 3 डिफरेंट सिनेरियोज मौजूद है, सिचुएशंस मौजूद है। वन बाय वन हम एक एक सिचुएशन को पढ़ते चले जाएंगे, साथ साथ उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, यू आर द ऑडिट मैनेजर। आप ऑडिट मैनेजर हैं। आपको कह दिए, अब आपने वी जब भी आपने एक्सप्रेस करना है तो आपने बताना है बीइंग एज एन ऑडिटर मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, मेरा बिहेवियर क्या होगा, मैं इस पे कैसे उपायन करूंगा, या मेरा कोर्स ऑफ एक्शन, मैं क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स या मेरी ओपिनियन क्या होगी। आपने इस तरह से इसका आंसर अप करना है। तो यू आर द ऑडिट मैनेजर इन अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एक फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के अंदर ऑडिट मैनेजर है। फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस ऑफ 3 लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट्स। इंडिपेंडेंट सिचुएशंस बताई जा रही हैं 3 डिफरेंट लिस्टेड क्लाइंट्स की। अब रिक्वायरमेंट में क्या कहा गया है, ब्रीफली इवैल्यूएट। आपने सबसे पहला काम तो ये करना है कि इवैल्यूएट करना है ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशन, हर इंडिपेंडेंट सिचुएशन को। और दूसरे नंबर पर डिस्कस करना है इम्पैक्ट। दूसरी बात, आपने इम्पैक्ट बताना है इसका, हर मैटर का इम्पैक्ट ऑडिट रिपोर्ट पे क्या आएगा। थर्ड वन, इंक्लूडिंग इम्पैक्ट ऑन द की ऑडिट मैटर। अगर इसका इम्पैक्ट की ऑडिट मैटर पे भी बन रहा है तो आपने वो भी बताना है। बताना तो पड़ेगा आपको की ऑडिट मैटर पे स्पेसिफिकली। इसको 3 पार्ट्स में अब आपको सॉल्व करना चाहिए इस क्वेश्चन को। हर सिनेरियो, उसके ये 3 एलिमेंट्स आपने मुकम्मल करने। सबसे पहले हिस्से में आपने क्या बताना है, इवैल्यूएशन करनी है इस इंडिपेंडेंट सिचुएशन की। क्या इवैल्यूएशन किस तरह से, इवैल्यूएशन इस तरह से कि सबसे पहले ये, अगर इसका किसी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के साथ लिंक है तो बताएं रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक इसकी एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या बनती है। फिर बताएं इन द गिवन सिचुएशन इसको कैसे ट्रीट किया गया। ये है इसकी इवैल्यूएशन। अगर रिपोर्टिंग में इसकी एप्लीकेशन नहीं है, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में ऑडिटिंग से रिलेटेड ये इश्यूज है, तो फिर आपको बताना है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, ये काम हम क्यों करते हैं, और फिर इस गिवन सिचुएशन के अंदर ये सिचुएशन कैसे है। फर्स्ट वन तो ये हो गया इवैल्यूएशन। फिर आपने बताना है इंपैक्ट इसका ऑडिट रिपोर्ट पे क्या होगा। ठीक हो गया, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इंपैक्ट ऑडिट रिपोर्ट पे क्या है, अगर ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिए, मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद है, वो मटेरियल है, परवेसिव नहीं है, क्वालिफाइड ओपिनियन। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिए, मिसस्टेटमेंट मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, एडवर्स ओपिनियन। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं कर पाए, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर सिर्फ इफेक्ट मटेरियल है, पॉसिबल, अब यहां पे वर्ड पॉसिबल लाजमी यूज करना है,
because you are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence. In the given situation, you may say inability to obtain sufficient appropriate audit evidence and the possible effect of this matter on the financial statement is material but not pervasive. तो फिर आपको क्या करना है? Qualified opinion. Last one, unable to obtain sufficient appropriate audit evidence and the possible effect of this matter on the financial statement, not only material but also pervasive. Disclaimer of opinion. बातें क्लियर हो गई? अच्छा, अब आपको की ऑडिट मैटर के साथ भी लिंक बना के बता देता हूं, क्योंकि कुछ चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं और बड़े अच्छे से डिटेल से हमने बातें पढ़ी. हमने कहा की ऑडिट मैटर लिस्टेड कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है, तभी तो आपको पहले ही बता दिया कि लिस्टेड कंपनी है. और हमने पढ़ा है कि लिस्टेड कंपनी के केस में कैम बहुत अच्छी एप्लीकेशन है. कैम की यहां पे लिस्टेड कंपनी के केस में कैम का सेक्शन मौजूद होगा, चाहे कोई मैटर कैम में रिपोर्ट हो या ना हो. अगर कोई मैटर भी कैम में रिपोर्ट होने वाला नहीं है, आपको बताना है कि कोई मैटर नहीं है ऐसा जिसे कैम में रिपोर्ट किया जाए. पहली बात क्लियर. अगर ओपिनियन अनमॉडिफाइड है तो इस तरह से होगा. अगर ओपिनियन मॉडिफाइड हुई, जैसे क्वालिफाइड ओपिनियन है या एडवर्स ओपिनियन, याद रखना है क्वालिफाइड और एडवर्स, वो मैटर जिसकी वजह से क्वालिफिकेशन या एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस की गई, वो बाय डिफॉल्ट कैम होता है. लेकिन कैम में उसको रेफर करते हैं, दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करते. और हम कहते क्या है? हम कहते हैं अदर देन दोज मैटर्स, other than those matters that have been described in the basis for qualified opinion or basis for adverse opinion. उन मैटर्स के अलावा जिन मैटर्स को हमने बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में बता दिया या बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में बता दिया, उनके अलावा ये मैटर्स बाकी ये मौजूद है. और अगर हुआ तो बता देंगे, नहीं हुआ तो हम कहेंगे इसके अलावा कोई और मैटर नहीं है जिसको कैम में रिपोर्ट किया जा सके. और अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है तो उस केस में तो हमने कहा था हम ओपिनियन ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे, दैट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस. हमने तो वही पूरी नहीं की और वो कर ही नहीं पा रहे. क्यों? क्योंकि अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. हम तो जान ही नहीं पाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है भी या नहीं, और अगर मिसस्टेटमेंट्स हैं तो कितनी है, हमें तो एविडेंस नहीं मिले, हम तो ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. तो इस सिचुएशन में हम कैम भी रिपोर्ट नहीं करते. डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में कैम का सेक्शन मौजूद नहीं होता. याद है ना आपको ये सब बातें? अब इन्हीं बातों को कंसीडर करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था हमें. तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट. सेकंड वन तो ये था, और थर्ड वन कैम का भी हमने साथ ही बता दिया. तो आपको ये 3 पार्ट्स में ईच सिचुएशन, ईच सिनेरियो, आपको इसमें 3 पार्ट्स में एक्सप्रेस करना है. फर्स्ट वन इवैल्यूएशन, सेकंड वन इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, और थर्ड वन पे इंप्लीकेशन ऑन की ऑडिट मैटर. एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने याद रखना, आपने इसी तरह से इसको सॉल्व करना. तो जी बच्चे स्टार्ट करते हैं सबसे पहली सिचुएशन से. द क्लाइंट्स मैनेजमेंट हैज रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया क्लाइंट की मैनेजमेंट ने कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमने प्रोवाइड नहीं करनी अबाउट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. और देख लें हर सिनेरियो 5 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. तो अब आप मुझे बताइएगा बेसिक इवैल्यूएशन में हम क्या बात बताएंगे. बड़ी ही सिंपल सी बात है. अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रही है, सबसे पहले तो आपको यह बताना चाहिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है क्या, इसका फंक्शन क्या. तो आप बताएंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या करती है? नेसेसरी ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करती है. किसको? ऑडिटर को. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस है ऑडिटर के लिए.
जब तक ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल जाती, ऑडिटर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मौजूद जो ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है उस पर तो सिग्नेचर ही नहीं करता। उसको तो लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन की, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन की, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होती है। अच्छा, अब मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो हम ISA 580 में ये बात पढ़ चुके हैं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या करता है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमें एविडेंस प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग कि मैनेजमेंट अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसने ऑडिटर से एग्री की थी वो पूरी कर चुकी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की थी, और उस वो कंट्रोल्स जो इस फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट को बनाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए जरूरी थे, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की थी। और ये भी बात कि मैनेजमेंट ने अपनी तमाम जितनी भी जिम्मेदारियां थी वो पूरी कर ली, और बाकी अदर ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए भी हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमने बता दिया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है। बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, ये बात तो पता चल गई। अब दूसरे नंबर पे 580 ने कहा अगर मैनेजमेंट इनकार कर दे कि मैंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करनी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को प्रोवाइड करने से इनकार करेगी, ऑडिटर वुड बी अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो क्या करेंगे? इन द एब्सेंस, या मैनेजमेंट की रिफ्यूजल की वजह से, क्या रिफ्यूजल? कि टू प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, वी आर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, क्योंकि हम ऑडिटर है ना, वी आर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, एंड दैट इज द लिमिटेशन इंपोज्ड बाय द मैनेजमेंट। बात क्लियर हो गई? ये इवैल्यूएशन आपने कर दी। फर्स्ट में आपने क्या बताया? पहली बात आपने ये बताई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है क्या, और सेकंड पे आपने ये बता दिया कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अगर मैनेजमेंट ने प्रोवाइड ना की तो वी आर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, दैट कैसे? लिमिटेशन इंपोज्ड बाय द मैनेजमेंट। ठीक हो गया? ये स्कोप लिमिटेशन कहलाती है। अब हमें इसके बाद दूसरा पॉइंट ये डिस्कस करना है, इंपैक्ट क्या होगा ऑडिट रिपोर्ट पे इसका। ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट ये होगा, लिमिटेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपोज्ड बाय द मैनेजमेंट हैविंग अ परवेसिव इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिमिटेशन मैनेजमेंट ने इंपोज की है ना, इसका इफेक्ट तो परवेसिव होता है। और आपको याद है हमने कहा था अगर परवेसिव इफेक्ट है, लिमिटेशन इंपोज बाय द मैनेजमेंट है, तो पहले आप क्या करें? विड्रॉ करें, अगर वो प्रैक्टिकेबल है, पॉसिबल है। ये तो फाइनल मैटर है ना। हम अज्यूम कर रहे हैं कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम बना चुके हुए हैं, सब कुछ हम कर चुके हुए हैं, तमाम ऑडिट प्रोसीजर्स हमने परफॉर्म कर लिए हुए हैं, तो अब हमारे लिए ये क्या नहीं है? प्रैक्टिकेबल नहीं है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन के लिहाज से पॉसिबल बाय लॉ होता है। तो अब क्या है? अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ड्यू टू लिमिटेशन इंपोज्ड बाय द मैनेजमेंट हैविंग अ परवेसिव इफेक्ट ऑन द। ठीक हो गया जी? तो परवेसिव इफेक्ट है। अब परवेसिव इफेक्ट है तो क्या है? अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल एंड परवेसिव। बताइएगा कौन सी ओपिनियन? डिस्क्लेम एन ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? शाबाश। और ये बातें हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की किस जगह पे बताएंगे? बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में ये बात लिखेंगे कि हमने क्यों डिस्क्लेम किया ओपिनियन को। ठीक हो गया? अगर इसकी कोई क्वांटिफिकेशन, जैसे इन द गिवन सिचुएशन क्वांटिफिकेशन तो नहीं है, ये पूरी बात हम एक्सप्रेस करेंगे बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ। अब ये बातें बतानी है आपने एग्जाम में, एक एक स्टेप के पॉइंट्स हैं। और सबसे एंड पे बचे इंप्लीकेशन ऑन द की ऑडिट मैटर। अब आप मुझे बता दें एक ऐसी रिपोर्ट जिसपे आपने ओपिनियन डिस्क्लेम कर डाली है कि आप उसमें की ऑडिट मैटर सेक्शन को रिपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी बच्चे। मैं अब आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले देखिएगा, ये आप ये देख लें कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपने
बिल्कुल उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देख ले। इसके फर्स्ट सिनेरियो के 3 पार्ट्स कर दिए सॉल्व करते हुए। बेस्ट ब्रीफ इवैल्यूएशन ऑफ द सिचुएशन, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन एंड थर्ड वन इम्प्लीकेशन ऑन की ऑडिट मैटर। जी बच्चे, जरूरी है ऑडिटर के लिए कि वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करे कि मैनेजमेंट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एग्री की थी। ये ओवरऑल कंट्रोल और मैनेजमेंट का एटीट्यूड ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है और अदर ऑडिट एविडेंस को भी सपोर्ट करता है जो ऑडिटर ने ऑब्टेन किए। अब ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्यों थी, ये 580 के मुताबिक ये रिक्वायरमेंट क्यों है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करने की, ये तो ये बात पढ़ी हमने। अब इन द गिवन सिचुएशन अगर मैनेजमेंट ने इनकार कर दिया कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करनी, इसका इफेक्ट क्या है, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और ये इनएबिलिटी लिमिटेशन अराइज करेगी और लिमिटेशन किस पे है, स्कोप ऑफ ऑडिट के ऊपर। और लिमिटेशन भी इम्पोज बाय द मैनेजमेंट। हमने पढ़ा था ना लिमिटेशन 3 टाइप्स की होती है, ठीक है ना। लिमिटेशन कितनी टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की। बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी हो जाती है समटाइम, जैसे हमने कहा था फ्लड आया, जितने भी डॉक्यूमेंट थे सारे के सारे हमारे पानी की वजह से खराब हो गए, फायर की वजह से तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट जल गए, सीज कर लिए किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने, ठीक हो गया, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी हो गया। नेचर, टाइमिंग, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट इस टाइमिंग पे हो रही है जिस टाइम पे कोई खास टाइप का ऑडिट प्रोसीजर ही परफॉर्म नहीं किया जा सकता। कोविड-19 के केस में ये बहुत ज्यादा सिचुएशन नजर देखने में मिली हमें। और थर्ड वन सिचुएशन क्या है, लिमिटेशन इम्पोज बाय द मैनेजमेंट। ठीक हो गया जी बच्चे, तो ये हो गया। अब रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन क्या, ये लिमिटेशन ऑफ स्कोप रिलेटेड टू प्रीपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किससे रेलिवेंट है, प्रीपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और इसका इफेक्ट क्या है, परवेसिव इफेक्ट है। ऑडिटर क्या करेगा, डिस्क्लेम करेगा ओपिनियन को और मेंशन करेगा ओपिनियन पैराग्राफ में। ऑडिटर एक्सप्रेस नहीं कर रहा कोई भी ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चूंकि मॉडिफिकेशन इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की वजह से। और ये बात ऑडिटर कहां बताएगा, ये सब बातें बता के आनी है। अगर मॉडिफिकेशन होगी तो आपने उसकी क्वांटिफिकेशन और उसका जितना भी इंपैक्ट होगा वो बेसिस फॉर मॉडिफाइड पैराग्राफ में बता के आना है, ठीक है ना। बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में बता के आनी है ये बात। और अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे तो इसकी वजह से मार्क्स डिडक्ट होंगे। और इम्प्लीकेशन, सिंस वी आर डिस्क्लेमिंग द ओपिनियन, तो की ऑडिट मैटर तो इस रिपोर्ट में हम रिपोर्ट ही नहीं करेंगे। बात क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे, यहां तक सब बातें क्लियर है। चलिए जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा बच्चे, अब हम इसका सेकंड वन पार्ट डिस्कस करते हैं। ए पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड पार्ट, पावर जनरेशन लिमिटेड हैज यूज्ड द फ्यूल प्राइस। क्या किया, पावर जनरेशन लिमिटेड ने फ्यूल की कीमतों को किस तारीख की कीमतों को इस्तेमाल कर लिया इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए, 30 जून 2022 की। और इन्वेंट्री की वैल्यूएशन इसकी बेसिस पे की है, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ फ्यूल इन्वेंट्रीज हैज बीन इंक्रीज हो गई है 500 मिलियन से 750 मिलियन पे। अब सबसे पहली बात, अगेन फिर वही प्रोसेस, इवैल्यूएट करना है, डिस्कस करना है, और फिर थर्ड वन की ऑडिट मैटर में भी सेक्शन पे क्या इंपैक्ट आएगा वो बताना है। ठीक हो गया। अब जरा गौर से सुनिएगा। अब यहां पे आपको सबसे पहले जब इवैल्यूएट करना है तो इवैल्यूएट में रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IAS 2 का कॉन्सेप्ट आपको देना पड़ेगा। अब आपको क्या बताना है, सबसे पहले ये बताना है एज पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इन्वेंट्री को मेजर किया जाता है किस पे, लोअर ऑफ कॉस्ट पे और NRV पे। लोअर ऑफ पे मेजर किया जाता, हायर ऑफ पे नहीं मेजर किया जाता, अपवर्ड वैल्यूएशन नहीं होती इसकी।
इन्वेंट्री तो वैल्यू अगर करते कॉस्ट पे तो 500 की बननी थी, कितने पे मेजर कर दिया, 750 पे अपवर्ड वैल्यूएशन होगी, तो कितने से ज्यादा कर दिया, 750 माइनस 500 मिलियन, इंपैक्ट कितने से आ गया, 250 से ज्यादा से रिकॉर्ड कर लिया। अब आपको करना क्या है, मिस स्टेटमेंट कितने की मौजूद है, इन्वेंट्री को ज्यादा कितने से रिकॉर्ड किया हुआ है, 250 से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर कितनी है, 2000, मल्टीप्लाई करें इसे 100 से, परसेंटेज कैलकुलेट कर दें कितने परसेंट फिगर बन रही है ये जी, कितने परसेंट ये फिगर बन गई है जी, 12.5%। अब आई थिंक सो, इस टाइम पे कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, तो आई थिंक 12.5%। तो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे शाबाश जी, बिल्कुल वही सेंटेंस जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। क्या वर्ड बोला करेंगे, हाँ, दिस अमाउंट इंक्लूड्स इज क्या जी, 12.5% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देयरफॉर कंसीडर्ड एज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक हो गया, तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, दिस अमाउंट इज 12.5% of the profit before tax, therefore considered as material to the financial statement। पहले आपने करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताई, फिर उसके बाद ये बता दिया कि ये इंपैक्ट मटेरियल है और मैनेजमेंट ने इसको कैसे इसको रिकॉर्ड करना चाहिए था, करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के मुताबिक लोअर ऑफ पे करना चाहिए था। अपवर्ड वैल्यूएशन तो इजाजत ही नहीं है आईएफआरएस के मुताबिक। इन द गिवन सिचुएशन मैनेजमेंट ने क्या किया, अपवर्ड वैल्यूएशन कर दिया, और फिर थर्ड पे आपने बता दिया कि ये अमाउंट मटेरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिहाज से, क्योंकि ये 12.5% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कवर कर रही है जी। यहां तक कोई प्रॉब्लम, सब बातें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे यहां तक, चले ठीक होगा जी। ये तो इवैल्यूएशन हमने कर दी। अब आपने डिस्कस द इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट बताना है। अब बताएं क्या इंपैक्ट होगा इसका, डिस्कस द इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। Since the effect of this matter on the financial statement is material but not pervasive to the financial statement, and the auditor able to obtain sufficient appropriate audit evidence। अब बताएं, obtain sufficient appropriate audit evidence, the effect of this matter is material but not pervasive to the financial statement। कौन सी ओपिनियन होगी, क्वालिफाइड ओपिनियन, एक्सीलेंट। तो क्या कहेंगे, we would express qualified opinion as the matter is material but not pervasive and we are able to obtain sufficient appropriate audit evidence। यहां तक बच्चे बात क्लियर है। और ये डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिफिकेशन कहां एक्सप्रेस करेंगे, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर। और बच्चे अब इंपैक्ट बताइएगा थर्ड वन स्टेप में। अब हर वो मैटर जो बाय नेचर क्वालिफाई ओपिनियन की वजह बना, वो की ऑडिट मैटर होता है, लेकिन की ऑडिट मैटर में उसको हम डिस्क्राइब नहीं करते, उसको जस्ट रेफर करते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करते थे, अदर देन दोज मैटर्स दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक हो गया, अदर मैटर्स आर एज फॉलोज, वो बाकी मैटर्स तो ये है। तो जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेंट्री को मेजर किया जाएगा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। इंक्रीज होगी जो फ्यूल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में, उसका फ्यूल की क्वांटिटीज या उसकी वैल्यूज के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब है अपवर्ड वैल्यूएशन ऑफ फ्यूल इन्वेंटरीज वुड रिजल्ट इन मिसस्टेटमेंट। तो हमने ये बता दिया, IS2 के मुताबिक ये बात बता दी, रिपोर्टिंग की एप्लीकेशन होगी। अब नेक्स्ट, अपवर्ड वैल्यूएशन 250 मिलियन की, वो 10% वो जो भी फिगर वो बन रही थी, तो मैंने वो आपको वर्किंग भी बता दी है, 250 ओवर 2000 मल्टीप्लाई बाय 100।
तो ये मैंने तो रफली कैलकुलेट की 12.5% है, ये माइट बी पॉसिबल मेरे से मिस्टेक हो गई हो। सिंस द इफेक्ट इज कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट है और इफेक्ट मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये बता देना है, दिस इफेक्ट इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नॉट परवेसिव। ठीक हो गया जी बच्चे। तो कौन सी ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है? क्वालिफाइड ओपिनियन, याद रखनी है ये बात। ठीक हो गया। और जो क्वालिफाइड ओपिनियन आप एक्सप्रेस करेंगे उसके लिए बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, और उसमें डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिफिकेशन, ये दोनों बातें बतानी है, डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिफिकेशन। और की ऑडिट मैटर में क्वालिफाइड ओपिनियन बाय नेचर की ऑडिट मैटर होता है, लेकिन इसको आपने बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में एक्सप्रेस कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है, दोबारा कैम में ना कीजिएगा, सिर्फ क्या करना है? रेफरेंस प्रोवाइड करना है। किसका? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में आपने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक हो गया जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए जी बच्चे, सेकंड वन सिचुएशन, लेकिन याद रखिएगा मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि जब भी सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले आपने रिपोर्टिंग एप्लीकेशन बतानी है, मींस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक बताना है कि इसको कैसे अकाउंट फॉर किया जाना चाहिए। गिवन सिचुएशंस के साथ आपने रिलेट कर देना, इन द गिवन सिचुएशंस इसको कैसे रिकॉर्ड किया गया है। ठीक हो गया, रिलेट करना है सिचुएशन, फिर उसके बाद बताना है कि अगर मिसस्टेटमेंट है तो इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, और फिर साथ ही साथ इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। और समटाइम आपको मैंने बताया था कि एग्जामिनर इसी के साथ प्रोसीजर्स भी पूछ लेता है, तो अगर एग्जामिनर ने इम्पैक्ट से पहले प्रोसीजर्स पूछे तो वो आपको पहले बताने पड़ेंगे, और अगर बाद में पूछे तो आपको बाद में बताने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और इसमें एडिशनल पॉइंट की ऑडिट मैटर का भी है, तो वो तो की ऑडिट मैटर का तो हमें हर जगह पे बताना होता है। ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे थर्ड वन सिचुएशन पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द डिटेल्ड असेसमेंट, जो डिटेल असेसमेंट की बेस पे मैनेजमेंट ऑफ वॉलमार्ट लिमिटेड बिलीव दैट WL मे नॉट बी अ गोइंग कंसर्न। डिटेल असेसमेंट की है मैनेजमेंट ने WL की, और उन्होंने असेसमेंट करने के बाद क्या है? WL इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। इसी वजह से उन्होंने प्रीपेयर किया है WL की फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिक्विडेशन बेसिस के ऊपर। लिक्विडेशन का मतलब है अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मींस अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुताबिक नहीं बनाई उन्होंने। ठीक है ना, अदर देन बना दी, उसे हम ब्रेकअप वैल्यू भी कहते हैं कि एसेट्स को उन्होंने रिकॉर्ड किया रियलाइजेबल वैल्यू पे और लायबिलिटीज को सेटल्ड अमाउंट पे। ठीक हो गया, तो ये है अदर देन हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, और वो होता है वही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, लेकिन अदर देन हिस्टोरिकल कैरिंग। ठीक है जी बच्चे, ये याद रखिएगा ये बात। तो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। अब आपने ये आपके सामने सिचुएशंस है, मुझे बताइएगा इन द गिवन सिचुएशन हम क्या कहेंगे कि अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट हो, याद रखना है, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट हो, तो फिर हम हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पे बनाते हैं। इन other than historical carrying amount। अब मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, पूरा सेंटेंस क्या है? सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। पूरा सेंटेंस यही है ना, significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern।
तो फिर बच्चे किस पे बनेगा, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट प्लस डिस्क्लोजर। ये रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की बात हम कर रहे हैं, IAS 1 की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया जी बच्चे। तो अब इन द गिवन सिचुएशन कौन सी सिचुएशन प्रीवेल कर रही है, इनअप्रोप्रिएट। तो किस पे बनने चाहिए, अदर देन हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। इसका मतलब है लिक्विडेशन बेसिस पे बनने चाहिए, फेयर वैल्यू पे बनने चाहिए। ठीक हो गया। तो इसी पे मैनेजमेंट ने बना लिया। तो मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, अनलेस कि इसको स्पेसिफिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज किया है कि किस फ्रेमवर्क के तहत इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया गया है, डिस्क्लोज करना है कंप्लायंस के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें भी तीनों स्टेप पूरे करते हैं। सबसे पहले इवैल्यूएशन में आपने बता दिया है कि ये मैनेजमेंट की गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट है, इसको लिक्विडेशन बेसिस पे, फेयर वैल्यू पे, ब्रेकअप वैल्यू पे बनना चाहिए था अदर देन हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पे। तो मैनेजमेंट ने उसी पे भी बनाया। तो इसका मतलब है इसमें तो कोई मिसस्टेटमेंट मौजूद नहीं है। ठीक हो गया जी बच्चे। रिपोर्टिंग के एप्लीकेशन में क्या है, हम क्या करेंगे, अब कोई मिसस्टेटमेंट तो मौजूद नहीं है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। बस क्या होना चाहिए, डिस्क्लोजर होना चाहिए कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किन बेसिस पे बनाया गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पता है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में हम कंप्लायंस, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस देते हैं, बेसिस ऑफ प्रीपरेशन देते हैं, और बेसिस ऑफ प्रीपरेशन में हम ये बात डिटेल बनाएंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने किस पे बनाया है, लिक्विडेशन बेसिस पे बनाया है, क्योंकि इसकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट नहीं है। ये बात अगर आपने डिटेल से बता दी, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा बच्चे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन होगी, लेकिन इसके साथ एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। यहां पे गलती नहीं करनी। गलती क्या बच्चे कर रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, वो तो इस केस में होती है। इस केस में आपने क्या करना है, याद रखनी है ये बात। आपने कौन सा जी बच्चे, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। कौन सा पैराग्राफ, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ठीक होगा जी बच्चे। चले जी बच्चे, इसके अलावा बच्चे आपको पता है हमने कहा था गोइंग कंसर्न अजम्पशन का पैराग्राफ इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कैम। कैम का सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब इसमें कैम का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे। तो वो सब्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको क्लास में, फिजिकल क्लासेस में साथ साथ समझाए हुए, याद रखिएगा जी बच्चे। सिंस द गोइंग कंसर्न बेसिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट है, मैनेजमेंट ने बिल्कुल सही से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है लिक्विडेशन बेसिस के ऊपर। अब रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन क्या है, ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब कोई मिसस्टेटमेंट ही मौजूद नहीं है तो फिर ऑडिटर क्यों अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करेगा। बस इसमें कंडीशन ये, एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स मौजूद होने चाहिए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के। ठीक हो गया। और ऑडिटर क्या ऐड कर देगा, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, यूजर की अटेंशन को हासिल करने के लिए, कि उसे पता चले कि ये हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनी हुई और इसका इंपैक्ट की ऑडिट मैटर पे नहीं आएगा। यहां तक बच्चे बात क्लियर है। चलिए जी बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब लोगों को जरूर कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।